यहाँ पर हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करेंगे। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप ध्यानपूर्वक सुने। हमारे पास एक फंक्शन है g(x) इक्वल है x माइनस बॉक्स x। ठीक है, यह एक फंक्शन है। यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पर है डिसकंटिन्यूअस? एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ये बात हमें दिखाना है, यानी कि प्रूव करना है। ठीक है, अब इस फंक्शन में x जो है वह एक आइडेंटिटी फंक्शन है और जो बॉक्स x है वह एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, ये बॉक्स x डिनोट करता है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक, हमारा जो gx है वह डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है? एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। ऐसा हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट। ठीक है, इसी बात को सो दैट यानी ऐसे भी बोलते हैं। तो कैसे प्रूव किया जाएगा उसको करने के लिए, समझने के लिए हम ये देखेंगे कि ये हमारा फंक्शन जो है gx ये कहाँ पर डिफाइंड है। तुम जानते हो x का डोमेन r होता है और बॉक्स x का डोमेन भी r होता है। ठीक है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये भी डिफाइंड होगा r पर। तो यही बात यहाँ पर लिख लेंगे। गिवन g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x इज डिफाइंड ऑन r। कहने का मतलब ये जो हमारा gx है इसका डोमेन जो है वो r है। ठीक, अब हम लोग एक पॉइंट c लेट करेंगे। ठीक है, यह पॉइंट c कैसा है बच्चा? यह इंटीग्रल पॉइंट है। कैसा है? कोई भी इंटीग्रल पॉइंट है डोमेन r में। डोमेन r में हम कोई भी एक इंटीग्रल पॉइंट c लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, क्यों इंटीग्रल पॉइंट लेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें इंटीग्रल पॉइंट पर ही बात करनी है। ठीक है, ओके। तो जब हमने c को लेट कर लिया एनी इंटीग्रल पॉइंट इन r, तब हम लोग इस c पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे और इस c पर लिमिट निकालेंगे। दोनों चीज़ इवेलुएट करेंगे। तो पहले तो हम वैल्यू ऑफ फंक्शन पर बात कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c। तो ये हमारा डिफिनीशन है बच्चा। ठीक है, हमें c पर वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहिए तो बहुत सिंपल तरीका है, x के पोजीशन पे c रख दो। समझ में आई बात? जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप c रख दीजिए। जैसे ही आप c रखोगे तो ये देखो यहाँ c रखोगे तो c आ जाएगा, यहाँ पर c रखोगे तो मॉड c बॉक्स c आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ पर निकाला गया? एट c पर। इसी बात को ऐसे भी लिखते हैं एफ ऑफ c। ये जो लिखा गया है इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एफ ऑफ c। दैट इज करके आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, हम देख रहे, हमने यहाँ पर लेट किया है c क्या है? कोई इंटीग्रल पॉइंट है। तो c अगर इंटीग्रल पॉइंट है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आता है वह c ही आता है। अगर इंटीग्रल पॉइंट है तो बॉक्स x के अंदर आप रखेंगे तो c ही आता है इसका आंसर। ठीक, और ये तो c है यहाँ पर है। ठीक है, तो c माइनस ये तो एज इट इज आ जाएगा, इसका आंसर c आ जाएगा। अब देखो c माइनस c क्या आ जाएगा? 0।
तो कहने का मतलब ये हुआ सी पर वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा 0 आ गया। ठीक, अब हमें सी पर लिमिट चाहिए। ठीक है, तो सी पर लिमिट चाहिए, ध्यान देना इस बात पर। अब हम जानते हैं कि ये हमारा जो बॉक्स एक्स है इसकी डिफिनीशन इंटीग्रल पॉइंट पर चेंज होती है। ठीक है, कैसे चेंज होती है इस बात को हम आपको दिखाते हैं ग्राफ से। इसका ग्राफ देखते हैं किसी इंटीग्रल पॉइंट पर। जैसे इसका डोमेन तो आर होता है -इन्फिनाइट से लेकर +इन्फिनाइट तक, तो इसके बीच में कुछ इंटीग्रल पॉइंट हम ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 2, हमने ले लिया 3 और 4। ठीक है, जब बेटा जी 2 लेते हैं तो अब बॉक्स में रखते हैं तो आंसर 2 आ जाता है। ठीक है, क्यों? अभी हमने बताया जब भी इंटीग्रल पॉइंट लेंगे और बॉक्स के अंदर रखेंगे तो वही आंसर आता है। जैसे यहाँ पर देखो ये सी इंटीग्रल पॉइंट हमने ऊपर लेट किया है तो आंसर सी ही आएगा। ठीक है, तो 2 पर 2 आ गया। लेकिन अगर 2 से आगे हम लेकर चलते हैं, जैसे 2.1 ले लिए, 2.1 और इसको बॉक्स में रखा गया तो भी 2 आता है। ठीक है, 2.2 लिया गया, 2.2 लिया गया, उसको बॉक्स में रखा गया तब भी आंसर 2 आता है। 2.9 रख ले तो भी आंसर 2 आएगा। ठीक है, 3 के पहले चाहे जो भी रखो 2.999, अब इसको बॉक्स में आपने रखा तब भी 2 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ बेटा 2 से लेकर 3 तक जैसे जैसे हम 2 से 3 की तरफ जाएंगे तो मेरी वैल्यू जो आएगी वो लगातार 2 आएगी। ठीक, लगातार 2 आएगी। लेकिन जैसे ही हम 3 पर पहुँचेंगे तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा, 3 पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 के आगे फिर से जब हम चलेंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे 4 की तरफ, तब तक आंसर हमारा 3 ही आता जाएगा, तब तक 3 ही आएगा। और जैसे ही 4 रखेंगे तो 4 पर 4 आ जाएगा, 4 पर 3 नहीं आएगा, 4 पर 3 आ जाएगा, 4 पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी बात को हमने यहाँ पर बताया है आपको। ये 2 है। ठीक है, ये 2 है, यानी बॉक्स एक्स की वैल्यू 2 आती है। कब आती है? जब एक्स की वैल्यू 2 से लेकर 3 के पहले तक होती है। जब एक्स की वैल्यू 2 से लेकर 3 के पहले तक होती है, उस केस में ये बॉक्स एक्स की वैल्यू 2 आती है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये डोमेन है, यानी ये बात है, और ये आपकी वैल्यू है। ठीक, अच्छा, अब जब ये देखो ये किसकी वैल्यू है? ये 3 की वैल्यू। ठीक है, ये 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ पे 3, सब जगह 3 है। 3 से लेकर 4 के पहले तक 3, यही बात यहाँ लिखा गया है। एक्स की वैल्यू इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 एंड लेस देन 4। 3 से लेकर 4 के पहले तक बॉक्स एक्स की वैल्यू 3 आएगी, जो कि यहाँ ग्राफ में दिखाया गया है। जैसे जैसे हम 3 की तरफ से 4 की तरफ चलेंगे तो वैल्यू लगातार हमको 3 ही मिलेगी। ठीक, 3 पर भी 3 मिलेगी, 3 के आगे भी हमको क्या मिलेगी? 3 मिलेगी। और जैसे ही 4 पर जाएंगे, अब यहाँ देखो बताया गया है कि x की वैल्यू हम 4 नहीं रख सकते। यदि 4 रखेंगे तो 3 नहीं मिलेगा, 4 रखने पर हमने ये 4 मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें 3 पर, ठीक है, तो मान लो हमने इंटीग्रल पॉइंट 3 ले लिया। ठीक है, तो 3 के पहले डिफिनीशन देखो कितना है? 3 के पहले डिफिनीशन कितना है? तो आप कहोगे 2 है। ठीक है, अब 3 के आगे डिफिनीशन देखो कितना है? तो आप कहोगे 3 है। तो 3 पर डिफिनीशन चेंज हो रही है कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ चेंज हो रही है। 3 के पहले 2 आ रही है और 3 के आगे 3 आ रही है। अगर हम यहाँ पर 3 के पोजीशन C बोल दें तो C के पहले कितना हो जाएगा? C-1 हो जाएगा। और C के आगे कितना हो जाएगा? C हो जाएगा। क्यों? क्योंकि C को यदि हम 3 बोलते हैं तो 2 आता है, राइट पे 3 आता है, लेफ्ट पर 2 आता है। ठीक है, तो वैसे अगर यहाँ C रखते हैं
तो जब हम सी की तरफ लेफ्ट से चलेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर सी माइनस वन आ जाएगा। और सी की तरफ राइट से आएंगे, राइट से सी की तरफ आएंगे तो उस केस में तो आंसर सी आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर 3, जब हम 3 की तरफ लेफ्ट से जाते हैं तो आंसर 2 पाते हैं। ठीक वैसे सी की तरफ लेफ्ट से जाएंगे तो सी माइनस वन पाएंगे। 3 है तो 2 हो जा रहा है, यानी इससे एक कम हो जा रहा है, तो यहाँ से भी एक कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही है? ये देखो 3 है तो यहाँ 2 आ जाता है, तो यहाँ सी रहेगा तो यहाँ सी माइनस वन हो जाएगा। ठीक वैसे राइट हैंड लिमिट की बात किया जाए, 3 पर 3 रहेगा तो सी पर कितना हो जाएगा, सी रहेगा। ओके, तो कहने मतलब सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट सी माइनस वन आएगी और सी पर राइट हैंड लिमिट सी आएगी। बात समझो इस बात को, ठीक है। अब 3 पर कहने मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, ये तो हो गया समझने की बात। ओके, तो बॉक्स एक्स जो है ये हमारा किसका ग्राफ है बेटा, बॉक्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये बॉक्स एक्स का ग्राफ है। ओके, ये हमारा बॉक्स एक्स का ग्राफ है। बॉक्स एक्स का ग्राफ तुम देख रहे हो, कभी 2 होता है तो कभी 3 होगा। अब 2 कब होता है, जब एक्स की वैल्यू 2 से लेकर 3 के पहले तक। 3 कब होता है, एक्स की वैल्यू 3 से लेकर 4 के पहले तक। यानी बॉक्स एक्स की डिफिनेशन चेंज होती रहती है। कहाँ चेंज होगी, इंटीग्रल पॉइंट पर। इंटीग्रल पॉइंट पर चेंज होगी, तो कहने मतलब बॉक्स एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, डिफिनेशन चेंज हो रही है, तो जब भी इंटीग्रल पॉइंट आएगा तो हमें लेफ़्ट और राइट दोनों इवेल्युएट करना पड़ेगा। इस बात पर ध्यान देना। इसीलिए अभी तो हमने वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाला। ठीक है, क्या निकाला, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाला, जिसमें हमें आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया। अब हम बेटा जी सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब देखो सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एक्स टेंस टू सी माइनस, एक्स टेंस टू सी माइनस। ओके, एक्स टेंस टू सी माइनस। अब हमारा फंक्शन जी एक्स है, और जी एक्स की डिफिनीशन क्या है, जी एक्स की डिफिनीशन है एक्स माइनस बॉक्स एक्स है। ये चीज़ कहाँ लिखा गया है, तो क्वेश्चन में ही लिखा गया है। जी ऑफ एक्स की जो डिफिनीशन है वो एक्स माइनस बॉक्स एक्स है। देख लो, आपको फिर से दिखा देते हैं। आपका जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस बॉक्स एक्स है। तो आप यहाँ पर रख देंगे, इसके पोजीशन पे ये रख देंगे। ठीक है, अब एक्स सी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इसके पोजीशन पे क्या लिख देंगे आप, सी लिख देंगे। अच्छा, अब देखो बेटा, बात समझो, ये बॉक्स एक्स है। जब यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू सी से कम रखेंगे तो कितना आएगा, सी माइनस वन आएगा। जैसे अभी हमने आपको यहाँ बताया, जब हम 3 की तरफ जाएंगे तो आंसर कितना पाएंगे, 3 माइनस वन पाएंगे। तो वैसे ही अगर सी की तरफ जाएंगे तो कितना पाएंगे, सी माइनस वन पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बॉक्स एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बॉक्स एक्स किधर अप्रोच करेगा, वो सी माइनस वन की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है। एक्स किधर अप्रोच करेगा, सी की तरफ, और ये किधर अप्रोच करेगा, सी माइनस वन की तरफ। कैसे हुआ, इसी कंसेप्ट से। जब हम ऐसे जाते हैं 3 की तरफ तो यहाँ 2 आ जाता है। तो यदि हम 3 को सी बोल दें कुछ समय के लिए, तो सी की तरफ जैसे ही हम चलेंगे तो ये हमारा सी माइनस वन हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट से ये हमारा आया, बॉक्स एक्स जो है वो सी माइनस वन की तरफ अप्रोच करेगा। कब, जब एक्स हमारा सी माइनस की तरफ अप्रोच करेगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो अब देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये बेटा ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस सी हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, अब चलो राइट हैंड की बात करते हैं। राइट हैंड मतलब एक्स टेंस टू सी प्लस। अब ये जी एक्स है, डिफिनीशन है, यहाँ पर रख देंगे। अब एक्स किधर अप्रोच करेगा, सी की तरफ, और ये किधर अप्रोच करेगा, ये सी की तरफ अप्रोच करेगा। आप सोचोगे आपकी यहाँ तो सी माइनस वन की तरफ अप्रोच कर रहा था, तो यहाँ सी तरफ अप्रोच कर रहा है। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, यहाँ ये सी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, सी माइनस वन। चलो इसको भी समझो। अब जैसे देखो, तुम 3 की तरफ जाओगे, 3 की तरफ, तो ये किसकी वैल्यू है, ये 3 की वैल्यू है। ठीक है, जब हम 3 की तरफ लेफ्ट से जाएंगे तो हमारा डिफिनेशन 3 है। ठीक, वैसे अगर हम सी है यहाँ पर, अगर हम यहाँ ऐसे जाएंगे तो यहाँ किसकी तरफ जाएगा, ये सी की तरफ जाएगा। ठीक है, राइट से ये सी की तरफ जाएगा, लेफ्ट से ये सी माइनस वन की तरफ जाएगा।
तो जब राइट की बात आएगी तो सी की तरफ अप्रोच करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया बच्चा, इसीलिए यहाँ सी लिखा गया है। ठीक है, अब सुनो आप, ये सी हो गया और ये सी हो गया, तो सी माइनस सी कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ तुम देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर अलग अलग आया है, तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं है। यदि इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हो गया हमारा gx जो है वो c पर लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये कहने मतलब लिमिट g ऑफ x एज एक्सटेंस टू c डज नॉट एग्जिस्ट। c पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। यदि c पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो हम कह देंगे बेटा g इज नॉट कंटिन्यूस एट c। c क्या है, इंटीग्रल पॉइंट है। बस ये बात प्रूफ हो गई। यही बात हमको प्रूफ करना था कि c पर कंटिन्यूस नहीं है, हमने ये बात यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, यही बात हमको दिखाना था कि ऑल इंटीग्रल पॉइंट एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट gx इज डिसकंटिन्यूस। हो गया बात। यहाँ पर देखो हमने बताया बेटा g इज नॉट कंटिन्यूस एट c। ठीक है, तो प्रूफ हो गई ये बात। ओके।